Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 10th क्लास फिजिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक नेम इज वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक के अंदर हमने ये बताना है कि जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो एनर्जी कैरीज करती हैं, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। अब किस तरीके से जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती हैं उसकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। जो हमारे पास एनर्जी होती है हम उसको वेव्स की शक्ल में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो अगर हमारे पास एक जो स्ट्रिंग होती है, जो रोप होती है, उसके अंदर जो जर्क देने से वेव्स पैदा होती हैं उसके ऊपर अगर हम गौर करें, यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर मैंने हाथ से इसे पकड़ा हुआ है और जब इसका जो दूसरा टर्मिनल है या दूसरा इसका सिरा है उसे मैंने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे जर्क देता हूँ तो जर्क करने से क्या होगा, जो मेरे मसल्स हैं, ठीक है, जो मेरे मसल्स हैं, मसल्स की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इस वेव को, ठीक है, या फिर इस रोप को। अब ये जो रोप होगी मेरी मस्कुलर एनर्जी को लेते हुए यहाँ से क्या होगी, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी और वो मूव करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से जो हमारे जिस्म की मस्कुलर एनर्जी होती है उसके ट्रांसफर होने से जो हमारी वेव होती है ये एनर्जी को कैरी करती है और आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो इससे हमारे पास इस चीज़ का पता चलता है कि जो हमारे पास वेव्स होती है वो एनर्जी को कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें बताई हुई है, जितनी ज़्यादा हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कि ये अगर हमारे पास मीन पोजीशन है, अब इसका यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, ये इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ अगर मैं इसकी कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास समंदर के अंदर वेव्स पैदा होते हैं जिन्हें टाइडल वेव्स कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर एक शख्स किनारे पर खड़ा हुआ है या पानी के अंदर खड़ा हुआ है तो जो वेव्स है, टाइडल वेव्स हैं, अगर कम वेव्स हैं, ठीक है, जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, हाइट का मतलब एम्पलीट्यूड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जब वो कम एनर्जी वाली वेव या कम एम्पलीट्यूड वाली वेव्स पानी पर आती हैं तो उससे जो इंसान खड़ा हुआ है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स होगी जिसकी वजह से वो बैक एंड फोर्थ या आगे पीछे थोड़ा सा मूव करेगा उस एनर्जी की वजह से। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास वेव है, बहुत बड़ी वेव्स आ रही हैं, ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उससे ये हो सकता है कि जो पानी के अंदर इंसान खड़ा है उसे वो वहाँ से उठाकर अपने साथ भी ले जा सकती हैं। अब अपने साथ वो कैसे उठाकर ले जाएंगी, उनके पास ये एनर्जी कहाँ से आएगी, इसी की वजह से एनर्जी आएगी। जो एम्पलीट्यूड होता है, जो इनके अंदर टाइडल वेव्स होती हैं उनके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, तो उनके पास अब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इस वजह से उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि वो उस इंसान को डिस्प्लेस भी कर सकती हैं, अपने साथ बहाकर भी लेकर जा सकती हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो हमारे पास वेव्स होती हैं उनके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है। या फिर इसकी एक और एग्जांपल भी लें, जैसे हमारे पास एक पत्थर है, उसको हम पानी के अंदर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जैसे हम उसको वाटर के अंदर ड्रॉप करेंगे, पानी के अंदर छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, जो वाटर सरफेस है हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक वाटर सरफेस है, यहाँ पर मैंने एक पत्थर को ड्रॉप किया तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो पत्थर है इसकी एनर्जी को क्या करेंगी, ये जो वेव्स होंगी कैरी करेंगी और इसकी वजह से ही ये जो वेव्स होती हैं वो जनरेट हो जाती है, मूव करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक की अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए, ये वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग में इतना ज़्यादा नहीं आता ये टॉपिक, लेकिन फिर भी आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि इन केस अगर ये लॉन्ग में आ भी जाता है, शॉर्ट में आ भी जाता है, तो आप इसके जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिख सकें, ठीक है। अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में इस तरह भी होता है कि वैसे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उन्हीं में से ही पेपर आपका बनता है, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि जो बोर्ड पेपर एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, जो पेपर सेटर होते हैं वो अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का टच भी दे देता है थोड़ा सा, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, लेकिन वो इसलिए दे सकते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स को वो चेक कर सकें कि हमारे जो स्टूडेंट है आया कि उन्होंने पूरी बुक भी तैयार की हुई है या नहीं की हुई। तो आपने हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर लाजमी करना है, ठीक है। जो लॉन्ग हम आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट है वो तो आपने बहुत ही अच्छे से तैयार करने होंगे। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने अच्छे से प्रिपेयर फिर भी इसे कर लेना, तो आपने उसको भी याद लाजमी करना होगा कि इनकेस अगर वो आ भी जाता है तो आपको उसको पता हो। जैसे हम 2020 की बात कर लें
तो अब हमारे फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग आया था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। हम बात करते थे जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है उसकी निस्बत सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, मास अटैच विद स्प्रिंग सिस्टम, ये दो टॉपिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उसने बॉल एंड बाउल सिस्टम लास्ट टाइम पेपर में दिए है, ठीक है। तो आपको भी हर टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसका कंसेप्ट होना चाहिए, ताकि इनकेस अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको लिख सकें। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आपको इजीली इसके पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी सारी। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। जो वेव की वेलोसिटी होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं। अब ट्रैवल करने के दौरान इनकी खास या मखसूस वेलोसिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस वेव की वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। अगर इसका फार्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। और मैथमेटिकल फॉर्म अगर लिखी जाए, वेलोसिटी को v से शो करते हैं, डिस्टेंस d से, और टाइम जो हमारे पास होगा उसे t से शो करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, वेव की सूरत में हम ये जो डिस्टेंस है ये तो हमने जनरल बात कर ली। अगर हम वेव्स की बात कर रहे हैं, वेव्स की सूरत में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास टाइम है, ठीक है, वेव हमारे पास चली यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में इसे जितना टाइम लगा उसे तो हम कहते हैं, वैसे यहाँ पर हमने टाइम से शो किया है, लेकिन वेव की सूरत में हम इसके बारे में टाइम पीरियड की बात करते होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट जो वाइब्रेशन होती है उससे हम क्या कहते हैं? इसका टाइम पीरियड। तो अगर मैं ये जो टाइम है इसे ए से बी तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इसके अंदर जो टाइम है उसको बात करते हैं टाइम पीरियड के लिहाज से, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा टी को टाइम पीरियड से, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको फिर हम किससे रिप्लेस करेंगे? इसके वेवलेंथ के जरिए से, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ क्या होती है कि एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक का जो फासला होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक का जो फासला होता है उसे भी हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। या एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन, या एक रेयर फैक्शन से दूसरी रेयर फैक्शन तक का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी वेवलेंथ कहते हैं। तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसको रिप्लेस कर देते हैं इसके वेवलेंथ से। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी? v वैसे ही आ जाएगा, d को अभी हमने रिप्लेस किया इसके लैम्डा से, ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा वेवलेंथ, और t को हमने रिप्लेस कर दिया टाइम पीरियड से, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है, हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो f हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1/t के। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू जो यहाँ पर लैम्डा है उसे मैंने सेपरेट कर लिया, 1/t को मैंने यहाँ पर सेपरेट कर लिया। अब 1/t किसके इक्वल था? f के। तो वेलोसिटी हमारे पास इक्वल आ गई f लैम्डा के। अब ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं वेव इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन की मदद से हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के एंड में। और यहाँ पे v किस चीज को शो कर रहा है? वेलोसिटी को। f किस चीज को शो कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। और जो लैम्डा का साइन है ये किस चीज को शो करता है? ये वेवलेंथ को। तो इस तरीके से हमने एक ऐसी इक्वेशन बना ली है जिसके अंदर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों चीजें ही मौजूद हैं। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर रिलेशनशिप ही शो करना था कि जो वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, इनका क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो इस रिलेशन को हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। यहाँ पर अब ये सवाल आता है कि जो हमारे पास ये वेव इक्वेशन है, आया कि ये जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स के अंदर हमने बात की थी जिनको मीडियम की जरूरत होती है, फिर उसकी हमने मजीद टाइप्स की बात की थी। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या ये दोनों इक्वेशंस पर वैलिड होती है? ठीक है, क्या ये ऐसी इक्वेशन है जो कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए ट्रू होगी? तो यस, द आंसर इज इट इज ट्रू फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव। ये दोनों इक्वेशंस के लिए ही ट्रू होगी, वैलिड होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिपल टैंक। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी इस टॉपिक में से आता होता है। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिपल टैंक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिपल टैंक? रिपल टैंक होता क्या है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो रिपल टैंक क्या होता है? इट इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स, पानी के अंदर पैदा होने वाली जो वेव्स होती हैं उनको जनरेट करते हैं, प्लस हम क्या करते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो खसूसियात होती हैं, जो पानी के अंदर वेव्स पैदा हो रही हैं वो किस तरह की पैदा हो रही हैं, उनकी क्या नेचर है, क्या खसूसियात है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मतलब तो एक ऐसा आला जिसकी मदद से हम पानी की सतह पर वेव्स भी पैदा कर सकें और उसकी खसूसियात का मुताला भी कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? रिपल टैंक। अब रिपल टैंक जो है, अगर इसकी हम डायग्राम देखें किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास टेबल है, उसके ऊपर यहाँ पर एक
जार सा बना होता है, एक बॉक्स सा बना होता है, जिसके ऊपर हमने क्या इसके अंदर हमने एक टैंक के अंदर पानी रखा हुआ होता है और इसके ऊपर हमने एक यहाँ पर गिलास रखा होता है, ठीक है, एक शीशा रखा होता है और यहाँ पर हमारे पास एक मोटर होती है जो कि वाइब्रेटर के साथ कनेक्ट होती है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं सप्लाई का तो मोटर ऑन हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक वाइब्रेटर लगा होगा जो कि वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो पानी के अंदर वाइब्रेशन पैदा करेगा तो यहाँ से इसके अंदर वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर हमने एक लैंप रखा होता है जो ताकि जो हमारे पास इसके ऊपर जितनी भी वेव्स पैदा हो रही है उसका अक्स हमें सही तरीके से क्लियर नजर आ सके। अब हम देखते हैं कि जो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं वो किस तरह की हो सकती हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, ठीक है। 3 तरह की वेव्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में और डायफ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। ये क्या होती है, व्हेन वेव फॉल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अगर हमारे पास एक वेव है जो कि एक मीडियम, ठीक है, जैसे हमारे पास हवा है, इस मीडियम से वो गई है किसी दूसरे मीडियम में। दूसरा मीडियम यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक गिलास है, ठीक है। जब भी हमारे पास एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर फॉल करती है, मतलब हवा से वो गई और उसने दूसरे मीडियम गिलास के ऊपर फॉल किया, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये अगर वापस बाउंस बैक कर जाती है पहले मीडियम की तरफ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शीशे से या गिलास से वापस आ गई है एयर के अंदर, हवा के अंदर, मतलब पहले मीडियम में वापस लौट आई है, तो इस तरह की वेव की जो नेचर होती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाउंस बैक कर जाना, रिफ्लेक्ट कर जाना। इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जिस एंगल पर वेव दूसरे मीडियम पर जाती है उसी एंगल से वापस आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 60 के एंगल से वेव पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में भी वापस जो रिफ्लेक्ट होगी उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू सेकंड मीडियम इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसकी रिफ्रैक्शन। मतलब इसके अंदर बाउंस बैक नहीं होगी लेकिन उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि वेव हमारे पास एंटर हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पर इसका एंगल कुछ था लेकिन बाद में रिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा सा एंगल टेढ़ा हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर आप सारी वेव्स के अंदर देख सकते हैं कि जब ये एक मीडियम से दूसरी मीडियम पर टकराती है तो इसका एंगल थोड़ा सा क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास वेव होती है उसकी नेचर क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। इसके बाद लास्ट हमारे पास है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होती है, बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड शार्प एजेस, कॉर्नर्स और स्लिट्स, ठीक है। अगर हमारे पास जो वेव है वो जा रही है उसके सामने कोई रुकावट आ गई है, अब रुकावट है कि मुड़ जाना, ठीक है, इस तरह की जो वेव्स पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वेव्स जो है वो स्ट्रेट इस तरीके से आ रही थी वर्टिकल शेप में, तो यहाँ पर हमने आगे स्लिट्स रखी हैं। स्लिट्स के बाद क्या हुआ, वो इन स्लिट्स के इर्द गिर्द मुड़ना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से जो वेव्स पैदा होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि आप मास्टर्स को हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।